फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 151 से सेक्शन 158 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 151 कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट की पावर्स है वो क्या होगी, जो कोर्ट की पावर है वो क्या होगी। इन्होंने कहा कि कोर्ट की पावर की लिमिट नहीं है। कोर्ट न्याय के उद्देश्य से ऑर्डर करने के लिए उसकी पावर लिमिट नहीं है। मतलब कोर्ट वहां तक उसको आदेशित कर सकती है जहां तक न्याय पाने का प्रयोजन है। न्याय पाने के प्रयोजन तक वह आदेश कर सकती है, ताकि न्यायालय में गए हुए किसी भी आदेश, न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी आदेश का उसमें सच्चाई के लिए वो बात आ जाए और जो उसका दुरुपयोग हो रहा था या उसका कानून के खिलाफ काम हो रहा था वह स्टॉप हो जाए। तो इसमें कहा गया कि कोर्ट का लिमिट क्या होगा। तो कोर्ट का कोई लिमिट नहीं, वहां तक वो आदेशित कर सकती है जहां तक न्याय के उद्देश्य के लिए वो सत्य है, वहां तक वो उद्देश्य के लिए न्यायालय आदेश कर सकता है। सेक्शन 152 कहता है अमेंडेड ऑफ जजमेंट, डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, अगर कोई शब्द में त्रुटि हो गई है, जो क्लरिकल टाइपिंग मिस्टेक है, या कोई अर्थमेटिकल कोई गिनती में कमी हो गई, जैसे 1921 लिखा, उसमें 19 की जगह पर अगर 20 टाइप हो गया है तो वो अर्थमेटिकल मिस्टेक है। या जोड़ घटाने में कोई कमी हो गई, उसमें 1503 लिखा और वो जोड़ करके 1508 आ रहा, तो इसको क्लरिकल मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक कहते हैं। और कहीं पर अगर कोई शब्द लिखा, उस शब्द को गलत टाइप हो गया, उसकी मात्रा गलत हो गई, तो वो क्लरिकल मिस्टेक हो गई। तो इन्होंने कहा कि अगर डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर में इस तरीके की कोई क्लरिकल मिस्टेक्स हैं या अर्थमेटिकल गिनती संबंधित कोई मिस्टेक्स हैं, सन, डेट या कोई ऐसी चीज की गलती है, तो कोर्ट उसको सुधार सकता है। खुद अगर वो पता पा जाता है तो स्वयं सुधार सकता है, या तो पार्टी के द्वारा जब एप्लीकेशन दी जाएगी कि ये डेट या ये अंक या ये शब्द गलत टाइप हो गया, तो कोर्ट उसके एप्लीकेशन पर उसे अमेंड कर सकती है। इस सेक्शन 152 कहा गया कोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ऐसे भी ये पूछा जाता है कोर्ट अमेंड कैसे करेगी, किस सेक्शन में करेगी, तो कोर्ट अमेंड 152 में करती है, जो क्लरिकल मिस्टेक है या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स है उसे। सेक्शन 153 कहता है जनरल पावर ऑफ अमेंड, जनरल पावर टू अमेंड। Court any time amend any defect or error in any proceeding in a suit। अगर कोई दावा कोर्ट में विचाराधीन है और उस दावे की प्रोसीडिंग में कोई गलती होगी, प्रोसीडिंग का मतलब जैसे मान लिया कि विटनेस, जैसे मान लिया इश्यूज बनना था, इश्यूज फ्रेम होना था, और इश्यूज कोर्ट को ये लगा या व्यक्ति को ये लगा, पार्टीज को ये लगा कि इश्यूज फ्रेम हो गए और उसने पहली गवाही करा दी, तो अब क्या होगा, पहले इश्यूज बनेंगे, फिर इश्यूज डिसाइड होंगे, फिर उसकी गवाही होगी। तो प्रोसेस में गलती हो गई, पर इश्यूज नहीं बना और गवाही हो गई, या इश्यूज बना, उसके इश्यूज का ज्यूरिडिक्शन पार्ट डिसाइड नहीं हुआ और गवाही हो गई। मतलब कोई पार्ट बीच का छूट गया, मिस्टेक हो गया, उसको भूलवश छूट गया और उससे बाद में पता चलता है ये पार्ट तो छूट गया था। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी सूट की प्रोसीडिंग में कोई भी गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो कोर्ट उसको अमेंड कर सकता है, उसको सुधार सकता है और पुनः उसका, जैसे हमने कहा कि इश्यूज छूट गया तो पुनः इश्यूज बना करके उसको डिसाइड करवा सकता है। ज्यूरिडिक्शन पार्ट इश्यूज का डिसाइड होना रहेगा तो पहले उसको वो डिसाइड कराएगा।
तो जब भी उसको अपने प्रोसेस में गलती पता चल जाती है तो वो उसको सुधार सकता है, और उसको इसलिए सुधारता है ताकि उस दावे की वास्तविकता तक पहुंचने में मदद मिल सके और सारी चीजें सच्चाइयां सामने आ जाए। सेक्शन 153 ए कहता है पावर टू अमेंड डिग्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड। अब इसमें कहा गया कि अगर प्राइमरी कोर्ट ने या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने कोई डिग्री बना दी या ऑर्डर कर दिया और उसकी अपील, सेकंड अपील या फर्स्ट अपील या रिवीजन पेंडिंग है, और जब वो डिसाइड हो जाता है तो जो फर्स्ट जिस न्यायालय से अपर में रिवीजन या अपील के लिए गया है उस न्यायालय का अब ऑर्डर या डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां ऑर्डर विपरीत हो गया या वो अपास्त कर दी गई, खारिज कर दी गई या ऑर्डर में चेंजिंग हो गई। तो जो वहां से आया तो प्राइमरी कोर्ट की या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का जो ऑर्डर या डिग्री है उसके हिसाब से वो अमेंड करना पड़ेगा। तो ये भी कहा कि अगर पहली कोर्ट का कोई ऑर्डर या डिग्री है उसको अपील में चले गए और अपील में चेंज हो गया तो पहली कोर्ट की डिग्री को या ऑर्डर में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये सेक्शन 153A कहता है कि अगर समरली डिसमिस की गई तो ऑर्डर या डिग्री में अंडर सेक्शन 152 के तहत उसे क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, अगर वो अपील ऑर्डर 41 रूल 11 के तहत डिसमिस की गई है। अब सेक्शन 153B कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट। कोर्ट किसी प्लेंट को, किसी सूट को ओपन कोर्ट में सुनेगी। ये ओपन कोर्ट क्या है, वह स्थान या वह कमरा या वह जगह जहां पर कोई प्रोसीडिंग ऑफिसर किसी प्लेंट को सुनने के लिए पक्षकारों के सामने बैठता है और वहां पर कुछ लोग उपस्थित हो, कोर्ट की मर्जी से या ना उपस्थित हो, आ जा सकते हो, नहीं आ जा सकते कोर्ट की मर्जी से, पर वहां पर प्लेंट की सुनवाई पक्षकारों के समक्ष होती है। ऐसी जगह को हम ओपन कोर्ट कहते हैं। भले बंद कमरा है लेकिन वो क्या कहलाएगी, ओपन कोर्ट कहलाएगी। अब इसमें कोर्ट को पावर है कि उसमें जितनी जगह है सफिशिएंट लोगों को उसमें आने दे या ना आने दे, या जो लोग हैं उनको बाहर रखे, केवल पक्षकारों की मदद से सुनवाई करे। ये कोर्ट की उसकी पावर है, उसके मर्जी पर है, लेकिन जहां पर उस कोर्ट की सुनवाई हो रही वो कोर्ट ओपन कोर्ट कहलाता है। ये सेक्शन 153B कहलाता है। अब सेक्शन 154 को रिपेल्स कर दिया गया, हटा दिया गया, सेक्शन 155 को रिपेल्स कर दिया गया एंड सेक्शन 156 को भी रिपेल्स कर दिया गया। सेक्शन 157 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर रिपील्ड इनैक्टमेंट। सेक्शन 157 जो है कहता है कि निर्सित अधिनियमितताओं के अधीन आदेशों का चालू रहना, अधिनियमितताओं को अधीन आदेशों को चालू रहना। इसमें कहा गया कि 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या एतद द्वारा निर्सित किसी भी अन्य अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं या की गई घोषणाएं और बनाए गए नियम, नियत किए गए स्थान, फाइल किए गए करार, विहित मापदंड, विरचित प्रारूप की गई नियुक्तियां और प्रदत्त शक्तियां जहां तक वे संहिता से संगत है वही बल और प्रभाव रखेंगी मानो वो इस संहिता के अधीन और इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा क्रमशः प्रकाशित की गई, बनाए गए, नियत किए गए, फाइल किए गए, विहित किए गए, विरचित किए गए और प्रदत्त किए गए। मतलब इसमें कहा गया कि जो भी पार्ट है इसका, जो इसमें अमेंड करके लाया गया या अमेंड पहले निर्सित किया गया,
वो सब का सब ये माना जाएगा कभी न कभी या प्रेजेंट टाइम पे वो इसके पार्ट है और वो लॉ है और वही इसके लिए कानून है। इस बात के लिए सेक्शन 157 कहता है। सेक्शन 158 कहता है रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अंडर अदर रिपीटेड एनैक्टमेंट, मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य विकसित अधिनियमों के प्रति निर्देश। जो सिविल प्रक्रिया संहिता में जितनी धाराएं के प्रति जितनी धाराएं में जो एक्सप्लेन किया गया वह आदेश है, मतलब उन्हीं के तहत प्रक्रियाओं में कार्य किया जाएगा, या इसकी जगह पर जो एक्ट बने, जो इनकी जगह पर एक्ट बने या जहां पर यह एक्ट नहीं लागू होगा वहां पर लागू है, उनके प्रोसीजर इससे फॉलो होते हैं, तो वहां पर यही नियम और यही निर्देश माना जाएगा जो इस किताब के जो इस एक्ट में लिखा गया। इसमें कहा गया इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित या निकाली गई ऐसी हर एक अधिनियमित या अधिसूचना में जिसमें 1859 के अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या एतद द्वारा निर्देशित किसी भी अन्य अधिनियमित के प्रति या उसके किसी भी अध्याय या धारा के प्रति निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश को जहां तक हो सके इस संहिता या इसके तत्स्थानीय भाग, आदेश, धारा या नियम के प्रति निर्देश माना जाएगा। मतलब जो इसमें लिखा गया वही ऑर्डर माना जाएगा, वही उसी के तहत हम वर्क करेंगे। और जो इसके पैरेलल एक्ट बन गए या इसके जहां पर ये नहीं लागू वहां पर एक्ट बन गए, उनमें जो दिया गया उनको ही निर्देश माना जाएगा। ये सेक्शन 158 कहता है। अब इस सीपीसी का फर्स्ट पार्ट जिसमें सेक्शंस थे, सेक्शन 1 टू सेक्शन 158, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रोसीजर, प्रक्रिया कैसे होगी, इन सेक्शंस को लागू कैसे करेंगे, वो आदेश और इसके आर्डर और रूल में दिया गया, आदेश और नियम में दिया गया। वो हम आदेश 1 से लेकर के आदेश कई है उनमें से रूल है, तो वो इसका सेकंड पार्ट है। अभी फर्स्ट पार्ट जो इसके रूल थे, जो इसके नियम थे, जो इसके सेक्शंस थे, वो कंप्लीट आज हो गए। अब इसके बाद में इसका प्रोसीजर, ऑर्डर, रूल के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।